चलिए भाई क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 12th की जो क्लास चल रही है इसमें केमिस्ट्री की जो है वीडियो भी पढ़ रही हैं। तो जो भी क्वेश्चन बनते हैं आप कमेंट सेक्शन में उनको कमेंट करते रहिए। और मैं जो टॉपिक बना रहा हूँ ये टॉपिक आप नोट करते चले जाइए। और अगर जिस पर्टिकुलर टॉपिक को समझ में ना आए जो उसका जो है कमेंट सेक्शन में जाके जो भी प्रॉब्लम हो आप वहां शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो है सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए मैं बात कर लूं कि जो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, जो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो तीन प्रकार का होता है। एक क्या होता है? एक होता है लीनियर होता है। दूसरा क्या होता है? सरफेस होता है। और तीसरा क्या होता है? वॉल्यूम होता है। जी हाँ, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम, यानी कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो लीनियर होता है ये 1 डायमेंशन में होता है, और जो सरफेस होता है ये 2 डायमेंशन में होता है, और जो वॉल्यूम होता है ये 3 डायमेंशन में होता है। चलिए मैं बारी बारी से डिस्कस कर ले रहा हूं कि कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसे कहते हैं सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण, आवेश वितरण कहते हैं इसको, ठीक है? सतत आवेश वितरण कहते हैं। देखिए मैं बता दूं कि सतत आवेश वितरण क्या होता है। देखिए सतत आवेश वितरण का मतलब होता है यदि आवेश किसी सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है तो उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। बहुत सिंपल है। मान लीजिए कोई प्लेन है, कोई सतह है, और यदि इसके पूरे प्लेन पे अगर मैं कोई आवेश उस पर उतार रहा हूं या इसको आवेश दे रहा हूं, अगर वह आवेश पूरे ऊपर फैल जा रहा है, इस सतह पे फैल जा रहा है, हर जगह पे एक समान रूप से फैल जा रहा है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे ज्यादा हो गया फिर यहाँ कम हो गया। अगर एक समान रूप से पूरे क्षेत्रफल पे या पूरे लेंथ पे या पूरे वॉल्यूम में कुछ भी जो भी शेप है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का या उस वस्तु का जो भी आकार है, अगर उसके सतह पर ये आवेश पूर्णतः एक समान रूप से फैल जा रहा है तो वो क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। देखिए यहाँ पर एक कंफ्यूजन ये होता है कि कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि केवल आवेश का सतह पे फैलना, या नहीं होता है कि आवेश कंटिन्यूअस है। देखिए जो ये सतत वितरण है ये यह नहीं शो करता है कि आवेश जो चार्ज है वो कंटिन्यूअस को शो नहीं करता है कि जो चार्ज है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में है, बल्कि यह विभक्त फॉर्म में होता है कि ये आवेश जो है वो सतत रूप से फैल रहा है, कंटिन्यूअस नहीं है, फैल रहा है। और जो आवेश यहाँ पर फैल रहा है इनके बीच की जो दूरी है बहुत ही सूक्ष्म होती है। एक आवेश यहाँ पे है, एक आवेश यहाँ, इनके बीच की दूरी बहुत ही कम होती है, और इस तरह से ये पूरे सतह पे फैल जाएगा। तो यही होता है हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, एक समान रूप से, ठीक है? चलिए अगर हम बात करें कि यह जो है वस्तुओं पर कैसे फैलता है तो इसके लिए 3 कंडीशन आती हैं। पहली कंडीशन, यदि जो है वस्तु जो है दी गई वस्तु का आकार, जो दी गई वस्तु है उसके आकार पर डिपेंड करता है कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। मान लीजिए कि जो वस्तु दी गई वह 1 डायमेंशन है। 1 डायमेंशन का मतलब हो गया कि वो लीनियर है। कैसी है? लीनियर है। देखिए 1 डायमेंशन का मतलब हो गया कि वो लीनियर है। या फिर मान लीजिए कि वह जो वस्तु दी गई है वो वस्तु 3 प्रकार से हो सकती है। कोई भी ऑब्जेक्ट की हम बात करें तो 3 प्रकार से वस्तु हमारे सामने आती है। एक होता है 1 डायमेंशन, दूसरी होती है 2 डायमेंशन, और तीसरी होती है 3 डायमेंशन। अगर 3 प्रकार की वस्तुओं का आकार होता है, जो वस्तुओं का साइज होता है वो 3 प्रकार का होता है। इन वस्तुओं के आकार के हिसाब से जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वह भी 3 प्रकार का होता है। जैसे कौन सा? एक होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक? फिर अगर वो किस में होगा? ये होगा 1 डायमेंशन में। जब 1 डायमेंशन होगी केवल तो वहां पर जो आवेश का वितरण होगा वह लीनियर होगा। और बात करें हम सेकंड की तो 2D आती है। 2D अगर साइज है या 2D आकार है वस्तु का तो वहां पर क्या होगा? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और अगर जो वस्तु दी गई है अगर वह 3D में है तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है? चलिए हम बात करते हैं कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। देखिए लीनियर से स्पष्ट है कि रैखिक, इसे क्या बोलते हैं?
इसे रैखिक कहते हैं, इसे पृष्ठीय कहते हैं, पृष्ठीय, और ये क्या होती है, ये आयतन होता है। इस बात का ध्यान दिया जाए, ठीक है। अब देखिए रैखिक आवेश वितरण, यानी रैखिक आवेश वितरण क्या होता है। रैखिक आवेश वितरण से स्पष्ट है कि वन डायमेंशन, जब हमारी वस्तु या जब दी गई वस्तु कैसी होगी, रैखिक होगी। रैखिक में बोलेगा कि चाहे ये सीधी रेखा में हो या वक्राकार हो, वक्राकार हो, तिरछी बिरछी रेखा हो या सीधी रेखा हो, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर जो है इस रेखा को अगर हम चार्ज दे रहे हैं, आवेशित कर रहे हैं, और वह आवेश लगातार इस पर एक समान रूप से फैल जा रहा है, कहने का मतलब यदि जो है किसी वस्तु को, ठीक, या यदि किसी रेखा पर एक समान रूप से आवेश फैलता है तो उसे क्या बोलते हैं, रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। वह रेखा चाहे सीधी हो या वक्राकार हो, इससे कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब एक यदि किसी रेखा पर एक आवेश एक समान रूप से फैल रहा है तो वह जो है रैखिक या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा, ठीक है। अब वह रेखा चाहे रैखिक हो या वक्राकार हो, इससे कोई मतलब नहीं होता है, बस रेखा होनी चाहिए। अब यहां पर यह बात आती है कि यदि जो रैखिक आवेश वितरण है या जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यदि प्रति एकांक लंबाई पर, मान लेते हैं कि प्रति एक छोटे से यहाँ टुकड़ा है, इसकी लंबाई कितनी है, dl है, और इस पर जो है ये एक, भाई देखिए यहाँ पर मोटा सा ये जो है, इसको मत मानिएगा, ये एक लाइन ही है। अगर मान लीजिए इस पार्ट पर पार्टिकुलर इस जगह पे जो है आवेश कितना हो गया, ये छोटी सी लेंथ है, छोटी सी लंबाई है dl, और इस पे dq आवेश अगर है, इतनी दूरी में जो है अगर ये dq आवेश है, तब जो है अगर हम बात करें कि इसका देखिए आवेश घनत्व क्या होगा, तो रेखीय आवेश घनत्व निकालेंगे हम, तो वो हो जाएगा लैम्डा से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, dq अपॉन dl, dq अपॉन dl। लैम्डा क्या है, ये लैम्डा है रैखिक आवेश घनत्व, जी हाँ, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, जो कि पार्टिकुलर यानी कि प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को दिखाती है। कहने का मतलब कि प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा जो है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाती है, और इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी जो यूनिट होती है वह होती है कूलाम प्रति मीटर, जी हाँ, कूलाम प्रति मीटर जो है इसकी यूनिट होती है, ठीक है। तो ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो समझ में आ गया, और लीनियर चार्ज डेंसिटी भी समझ में आ गई, ये इसका फार्मूला हो गया रैखिक आवेश घनत्व का, ठीक है। ये प्रति एकांक लंबाई पे होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। देखिए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 2 डायमेंशन में होता है। अब इसका कहने का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए मेरे पास कोई वस्तु है और वो 2 डायमेंशन में है, उसकी लंबाई चौड़ाई दोनों है। अब हम क्या करेंगे, अगर इसको आवेश देंगे तो अगर आवेश एक समान रूप से फैल रहा है इससे, तो क्या कहलाएगा ये, अगर जो है किसी वस्तु की सतह पर, किसी वस्तु के सतह पर जो है, देखिए यहाँ पे, यदि किसी वस्तु के पृष्ठीय क्षेत्रफल या किसी वस्तु के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर अगर आवेश एक समान रूप से फैल रहा है तो क्या कहेंगे, उसको हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर लंबाई चौड़ाई है तो इसका एरिया आएगा, पार्टिकुलर एरिया आएगा। तो अगर किसी वस्तु के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आवेश एक समान रूप से फैल रहा है तो उसको हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। और यदि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, मान लीजिए कि छोटा सा इकाई यूनिट क्षेत्रफल ये है और इसकी वैल्यू जो है वो dA है, और यहां पर जो आवेश है वो dQ है, तो प्रति यूनिट एरिया पर जो है जो चार्ज की मात्रा होगी, जो क्वांटिटी ऑफ चार्ज होगा वो क्या कहलाएगा, वो डेंसिटी ऑफ चार्ज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डेंसिटी ऑफ चार्ज या डेंसिटी ऑफ सरफेस चार्ज कहलाएगा, ठीक है। नहीं, आवेश क्या कहलाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व, जी हाँ, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाएगा। कहां, जब छोटा सा जो है क्षेत्रफल होगा और उस पर आवेश की मात्रा dQ होगी। अब यहां पर इसको दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू होता है dQ अपॉन dA हो जाएगा, जी हाँ, dQ अपॉन dA, ये फार्मूला हो जाएगा किसका, पृष्ठीय आवेश घनत्व का, जी हाँ, पृष्ठीय आवेश घनत्व का हो जाएगा। और इसकी जो यूनिट होगी वो हो जाएगी कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की जो है ये होता है मीटर स्क्वायर होता है, यूनिट एरिया की मीटर स्क्वायर होती है, तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी, और ये पृष्ठीय आवेश घनत्व का फार्मूला हो जाएगा, ठीक है।
चलिए ये भी क्लियर हो गया कि जो है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, 2D में होता है, इस बात का ध्यान देना। ये 2D में होगा। 3D में बात करें तो देखिए 3D में क्या होता है कि मान लीजिए जो वस्तु मुझे दी गई या जो वस्तु दी गई, अगर वो जो है 3D में है, 3D में उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, यानी आयतन में है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि यदि किसी वस्तु को, यदि आवेश जो है किसी वस्तु के आयतन में एक समान रूप से फैल रहा है, यदि जो आवेश है, जो चार्ज है, वो किसी वस्तु के आयतन में एक समान रूप से फैल रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, बैलून चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे या आयतन आवेश वितरण कहा जाएगा। और आयतन आवेश वितरण के प्रति एकांक आयतन पर जो आवेश की मात्रा होगी, ठीक, मान लीजिए कि ये यहाँ पे ये बैलून है, इसका आयतन है, अब इस पे जो है आवेश की मात्रा फैल जा रही है, ठीक है। या फिर इस प्रकार से कोई चीज है, बेलनाकार है और इस पे आवेश की मात्रा पूरी फैल जा रही है। अब ये ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर इस तरह से फैल जा रहा है तो प्रति यूनिट, हम यहाँ पर यूनिट बैलून की बात करेंगे, तो अगर मान लीजिए यूनिट बैलून ये डीवी है और यहाँ पर जो आवेश की मात्रा है वो डीक्यू है, तो प्रति एकांक आयतन पर जो आवेश की मात्रा होगी उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से, और रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीक्यू अपॉन डीवी हो जाएगा। जी हाँ, डीक्यू अपॉन डीवी, और इसकी यूनिट हो जाएगी कूलाम प्रति मीटर क्यूब। जी हाँ, कूलाम प्रति मीटर क्यूब जो है ये आयतन आवेश घनत्व की यूनिट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या मिला, यहाँ मिला लेमडा। लेमडा क्या है, लेमडा रैखिक आवेश घनत्व है, और सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है, और रो क्या है, आयतन आवेश घनत्व है। इस प्रकार से ये समझा गया कि जो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो वस्तु के आकार पर डिपेंड करता है। अगर वस्तु जो है 1D में है तो लीनियर होगा, अगर 2D में है तो सरफेस होगा, और अगर 3D में है तो बैलून चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और तीनों का जो प्रति एकांक आवेश की मात्रा होगी वह जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और बैलून चार्ज डेंसिटी कहलाएगी। और तीनों का घनत्व का फॉर्मूला ये लिख दिया गया। तो ये जो है आप इसमें नोट कर सकते हैं, जो भी पॉइंट अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कर सकते हैं। चलिए ये रहा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए हम बात करते हैं कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग जो बल लगता है वो कैसे लगता है। चलिए इसको मिटा दिया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट जो है अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज ड्यू टू ए कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। जी हाँ, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज, ये किसी पॉइंट चार्ज पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट करना है ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसके अकॉर्डिंग जो है मुझे किसी पॉइंट पे बल यानी इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट करना है। चलिए इसमें से हम पहला निकालते हैं कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे जो है वो करता है। चलिए देखिए, मान लीजिए यहां पर क्या करना है, देखिए पॉइंट ये लिखना है कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स on a point due to linear charge distribution, linear charge distribution, linear charge distribution। देखिए क्या बताना है कि रैखिक आवेश वितरण के कारण किसी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट करना है। ये कैसे होगा, चलिए मान लेते हैं कि यहां पर कोई एक रेखा है ऐसे, और इस रेखा पर यहां पर जो है इस पर आवेश की मात्रा एक समान रूप से फैली हुई है, ठीक। और इस पर्टिकुलर एरिया से कुछ दूरी पर एक पॉइंट है, यहां पर है, ये पॉइंट मान लीजिए ए है, यहां पर एक पॉइंट बी है। अब इस पर्टिकुलर एरिया पर आपको क्या करना है, देखिए यहां पर क्या है, ये रैखिक आवेश, ये देखिए यहां पर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। यहाँ पे ये एक रेखा है और ये वक्र है, वक्राकार है, इस पे आवेश एक समान से सतत रूप से फैला हुआ है। अब ये बताना है कि इससे जो है कुछ दूरी पर एक बिंदु बी है, इस पर मुझे क्या करना है, एक पॉइंट बी है, इस पॉइंट बी पर जो है इसके कारण मुझे इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट करनी है। चलिए हम इसको यहां से इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। सपोज दैट जो है इस इनिशियल पॉइंट से जो इसका पोजीशन वेक्टर है वो है वेक्टर आर,
और इस पॉइंट का हम यानी बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यहां से मान लेते हैं, ये क्या है, वेक्टर R1 है। ठीक है, चलिए तो अब देखिए यहां पर बन गया एक ट्रायंगल ABO, ये ट्रायंगल बन गया। अब ट्रायंगल का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, देखिए अब मुझे बी पे जो है इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट करनी है। अब देखिए यहां से हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पार्टिकुलर एक छोटा सा एरिया मान लेंगे, एक छोटी सी लंबाई मान लेंगे, एक छोटी सी लंबाई मान लेंगे, एक छोटा सा टुकड़ा मान लेंगे और उस टुकड़े से जो है इससे पहले फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद पूरे लेंथ से जो है फाइंड आउट किया जाएगा उसका इंटीग्रेशन करके। चलिए अब यहाँ पर इस ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या करना है, ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल मुझे AB फाइंड आउट करनी है, तो वेक्टर AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर OB माइनस वेक्टर OA, ये हो जाएगा ट्रायंगल के हिसाब से। ठीक है, त्रिभुज सदिश के हिसाब से ये मुझे मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं निकाल ले रहा हूं कि OB की वैल्यू कितनी दी गई है, वेक्टर R1 दिया गया है माइनस ये वेक्टर R है। ठीक है, ये इसकी वैल्यू मिल गई। अब क्या करना है, देखिए इसकी डिस्टेंस यहां से मुझे मिल गई कि इसकी दूरी कितनी आ गई, ये दूरी आ गई इसकी। ठीक है, अब देखिए जो फॉर्मूला होता है इसके कारण, यानी मैं लिखूंगा कि अब सपोज दैट यहाँ पर एक कोई आवेश Q है, अब जो छोटा सा एरिया लिया गया है यहाँ पर आवेश DQ है। ठीक है, यहाँ पर आवेश DQ है और यहाँ पर आवेश क्या है, Q है इस पॉइंट पे, तो मैं लिखूंगा कि DQ के कारण बिंदु B के आवेश या B के आवेश Q पर लगने वाला बल, देखिए लगने वाला बल क्या होगा, या लगने वाला वैद्युत बल जो होगा वो यहां से मैं निकाल ले रहा हूं कि F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर F इज इक्वल टू देखिए 1/4πε0, फिर क्या होता है Q, बट यहां पर क्या है DQ है, तो DQ इंटू Q अपॉन AB। अब देखिए वेक्टर AB हो जाएगा वेक्टर AB स्क्वायर, ये होगा। अब वेक्टर AB को देखिए पिछले वीडियो में सदिश के विषय में जानकारी आपको दे दी गई है और वहां पर मैक्सिमम थ्योरम का भी जो है सुपरपोजिशन थ्योरम आपको बता दिया गया है। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4πε0, देखिए DQ क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर DQ अगर हम यहाँ बात करें तो जो एकांक लंबाई पर आवेश घनत्व होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, वो होती है लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, DQ अपॉन DL होता है। और अगर मैं बात करूं यहां से DQ की, तो DQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DQ इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू DL हो जाएगा। इस वैल्यू को मुझे क्या करना है, यहाँ पे रखना है। तो देखिए DQ की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा इंटू DL, और ये Q हो गया अपॉन क्या हो जाएगा, देखिए अब इसकी वैल्यू रखूंगा मैं, इसकी वैल्यू रखूंगा कि यहाँ मुझे एक यूनिट चार्ज भी मिलेगा और वो यूनिट चार्ज होगा वेक्टर AB का यूनिट चार्ज होगा। ठीक है, तो वेक्टर AB यूनिट होगा, जो भी यहाँ लंबाई दी नहीं गई लेकिन मैं इसको लिख ले रहा हूं यहाँ। ठीक है, चलिए अब इसके बाद मुझे क्या करना है, ये फिर इसकी लंबाई लिखूंगा मैं, इसका हो जाएगा R1 वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R, ये मॉड वैल्यू रहेगी, मैग्नीट्यूड रहेगा पावर 3, और यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर R1 माइनस R। देखिए R ये आपको समझाना तो है नहीं, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने जो है वेक्टर को कैसे करते हैं, यहाँ Q कैसे आता है इसके बारे में बता दिया गया है। देखिए ये रहा जो है इस प्रति एकांक यानी कि छोटे से लंबाई के कारण, छोटी सी बिंदु के कारण, यानी कि जो पॉइंट चार्ज है यहाँ पे, छोटी सी एक सूक्ष्म लंबाई पे जो आवेश की मात्रा है, उसके कारण मैंने इस पे यानी इस पॉइंट पे B पॉइंट पे जो है आवेश के कारण जो है बल निकाल लिया। यानी कि जो छोटी सी लंबाई है, इस पे जो आवेश है, उस आवेश के कारण बिंदु B पर जो बल लग रहा है, यानी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स, ड्यू टू DQ, जो इस पर यानी बिंदु B पर जो है इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, उसको निकाल लिया गया और वो इतना आया। चलिए ये तो रहा छोटे से लंबाई के कारण। अगर हम बात करें कि पूरे लंबाई के कारण कितना होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका होल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इसका इंटीग्रेशन ऑफ F मैं कर दूंगा और कुछ नहीं करना, मुझे मिल जाएगा पूरा बल। तो F टोटल F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर DF हो जाएगा। भाई देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप छोटी सी बात की जा रही है तो यहाँ DF हो जाएगा, और जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो इंटीग्रेशन DF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1/4πε0 तो कांस्टेंट है, ये है, इसमें चेंज होने वाली नहीं है। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि लैम्डा इंटू DL इंटू Q अपॉन
r1 वेक्टर r1 माइनस r वेक्टर r की पावर 3 और यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर r1 माइनस r वेक्टर r, ये हो जाएगा। अब यहाँ से q जो ये तो कांस्टेंट है, चेंज होने वाले हैं, इसको बाहर निकालेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ q मिल जाएगा। और यहाँ देखिए इंटीग्रेशन जो होगा ये l के रेफरेंस में होगा, जी हाँ लेंथ लंबाई के रेफरेंस में होगा, l मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ। और फिर ये लेमडा को मैं यहाँ पर अभी कर लूँ, चलिए कर लेते हैं। यहाँ लेमडा अपान क्या हो जाएगा, ये लेमडा अपान r1 माइनस ये हो जाएगा r वेक्टर r की पावर 3 और यहाँ हो जाएगा वेक्टर r1 माइनस r वेक्टर r और यहाँ पर हो जाएगा dl। और ये रहा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, इतना इलेक्ट्रिक फोर्स जो है लगेगा, जी हाँ। आप इसको नोट कर सकते हैं, मैं इसको एक बार फिर से समझा दे रहा हूं। चलिए इस पॉइंट को मैं एक बार समझा दे रहा हूं फिर से आपको। देखिए इस पॉइंट को समझा दे रहा हूं मैं एक बार फिर से। देखिए यहां पर क्या किया गया है कि मान लीजिए एक एल लंबाई का, कितना, ये एक एल लंबाई का एक वायर है, एक लंबाई का कोई भी चालक है, और इस पर जो है आवेश एक समान से फैला हुआ है। इसके छोटे से टुकड़े पे आवेश की मात्रा जो है क्या है, वो dq है। और उस आवेश की मात्रा के कारण जो है पॉइंट बी पे मुझे क्या निकालना है, जहां पर पॉइंट बी है और पॉइंट बी पे आवेश q है, और इस आवेश dq के कारण q पर जो है कितना बल लग रहा है, कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, इसको फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसका पोजीशन वेक्टर मैं लिख ले रहा हूं। तो मान लीजिए सपोज दैट इनिशियल पॉइंट से इसका पोजीशन वेक्टर r है, वेक्टर r, और इसका b पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वो r1 कर ले रहा हूं। तो अब मैं इस ट्रायंगल रूल के हिसाब से मैं ab का वेक्टर फाइंड आउट कर ले रहा हूं कि वेक्टर ab क्या होगी। वेक्टर ab इक्वल टू क्या होता है, ये वाली यानी वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, ये हो जाएगा। यहां से मैं इनकी वैल्यू रख लूंगा तो मुझे ये मिलेगा, ठीक है। ये डिस्टेंस मुझे मालूम चल गया। अब इसके बाद करना क्या है, अब dq के कारण b के आवेश q पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो क्या होगा। देखिए आवेश अत्यंत सूक्ष्म है तो उसको हम जो बल लगेगा वो भी थोड़ा सा लगेगा। तो df लिख लिया गया है कि d वेक्टर f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको बता लिया गया है। और कूलाम के नियम के हिसाब से जो है q1 q2 होता है, यहाँ dq इंटू q अपान ये वैल्यू कर दिया गया है। इसके बाद जो है कुछ नहीं किया गया है। यहां से देखिए ये dq है, तो dq जो है वो आवेश घनत्व के हिसाब से मैं इस फार्मूला को यहाँ से थोड़ा सा खोल दे रहा हूं। और फार्मूला ओपन करने के बाद ये जो वैल्यू मुझे प्राप्त होती है dq इज इक्वल टू लेमडा इंटू dl, मैं इस पे यहाँ पुटअप कर दे रहा हूँ। देखिए पुटअप करने के बाद जो है ये पोजीशन वेक्टर की वैल्यू यहाँ पर कर दिया गया इनके डिस्टेंस को रख करके। इसके बाद ये जहां से मिल गया मुझे, ये फार्मूला मिल गया मुझे किसके कारण, अत्यंत सूक्ष्म लंबाई के कारण जो है जो आवेश की मात्रा dq है इसके कारण इतना फोर्स लगेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि पूरे लेंथ के कारण या पूरे लंबाई के कारण जो है इस पे कितना फोर्स लग रहा है, तो इसका मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो जब हम होल इंटीग्रेशन करेंगे इस फोर्स का तो मुझे क्या मिलेगा, f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, और ये इंटीग्रेशन लंबाई के थ्रू होगा। तो यहाँ पर मुझे l लिखना पड़ेगा कि ये लंबाई के थ्रू हो रहा है। और फिर यहाँ पर लेमडा, और यहाँ पर ये मिल जाएगा मुझे r वेक्टर r1 माइनस r अपान ये मॉड के अंदर मिल जाएगा मुझे r1 माइनस r का होल क्यूब और इनटू dl, ठीक है। ये इतना न्यूटन मुझे फोर्स मिलेगा। चलिए मैं बात करूं, ये हो गया संपूर्ण बल, संपूर्ण लंबाई के कारण, किसी कारण, संपूर्ण लंबाई के कारण, संपूर्ण लंबाई के कारण इतना फोर्स लगेगा किस पे, इस पॉइंट पे, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। चलिए मैं बात कर लेता हूं कि इसके अलावा, अच्छा मान लीजिए ये तो हो गया लीनियर इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए पॉइंट ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये समझा दिया गया। अच्छा मान लीजिए अगर मैं इसको सरफेस कर दूं तो कि सरफेस में क्या होगा, सरफेस में इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज या इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए पॉइंट ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं इसकी बात करूं कि जो है यहां पर जो लीनियर था, अब लीनियर के अलावा मैं मान लेता हूं कि यहां पर क्या है, यहां पर एक
पृष्ठ आ गया और इस पृष्ठ पर जो है आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है, ठीक है। और इस आवेश के कारण और इसके कारण जो है ये भी ए ही है और इसके कारण यहाँ पर कोई पॉइंट बी है और इस पर कोई क्यू आवेश है। अब इसके कारण सरफेस के कारण इससे मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सरफेस के कारण मुझे बी पे जो है इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट करनी है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखिए अब फिर मुझे वही करना पड़ेगा कि एक छोटा सा एकांक पहले यूनिट आयतन लेना पड़ेगा और सपोज दैट मैं मान लेता हूं कि इस यूनिट आयतन में जो है आवेश की मात्रा कितनी है, वो dq है। थोड़ा सा ले जाएगा तो थोड़ा सा मिलेगा। अब मुझे क्या करना है, अब ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। सपोज दैट इसका पोजीशन वेक्टर वही है, मैं रहने देता हूं, कुछ नहीं करना है, और इसका भी पोजीशन वेक्टर वही है, कुछ नहीं करना है। तो अब मैं मुझे एक वेक्टर ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। क्या हो जाएगा, ओ बी वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। यहां से मुझे वही मिल जाएगा कि r1 वेक्टर r1 माइनस आर वेक्टर आर इक्वल टू ये हो जाएगा, ठीक है। ये मुझे मिल गया कि वेक्टर r1 माइनस आर, ये मुझे इसकी डिस्टेंस मिल गई। और फिर से क्या करेंगे, अब फिर से क्या करना है कि dq के कारण बिंदु B के आवेश Q पर लगने वाला वैद्युत बल मैं यहां से फाइंड आउट कर लूंगा। तो मुझे क्या मिलेगा, डी वेक्टर एफ मुझे मिलेगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा, कूलाम का नियम लगाएंगे। कूलाम के नियम के अनुसार 1/4 अब देखिए यहाँ पे dq होगा, dq और इंटू क्यू हो जाएगा अपान इनके बीच की दूरी का, देखिए ए बी होगा, ए बी का क्यूब होगा। तो मैं सीधे लिख दे रहा हूं ये जगह मॉड के अंदर r1 वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r की पावर 3 और यहाँ पर यूनिट वेक्टर की वैल्यू के हिसाब से यहाँ हो जाएगा r1 वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r, ये मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां से मैं देखिए यहां भी dq आया है, ये अत्यंत सूक्ष्म है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर आवेश घनत्व, यहां पर मैं आवेश घनत्व की बात करूं तो यूनिट सरफेस में, यूनिट जो है एरिया में पार्टिकुलर, तो वो क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू dq अपान dA होता है, ये होता है। तब मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखिए मुझे क्या निकालना है, dq की वैल्यू निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, इसकी वैल्यू यहाँ रख दूंगा, क्योंकि dq इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे, यहाँ सिग्मा dA मिल जाएगा। चलिए मैं यहाँ से उठा के रख दे रहा हूँ। तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1/4πε0 यहाँ मिल जाएगा, इसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी सिग्मा dA इंटू क्यू अपान r1 माइनस r वेक्टर r की पावर 3 और यहाँ मिलेगा वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r, ये मिल जाएगा। चलिए अब ये जो ये मिला मुझे df, ये तो बल है किसके कारण, ये एक यूनिट क्षेत्रफल के कारण, यानी एक छोटे से क्षेत्रफल के कारण इतना फोर्स लगेगा किस पे, इस पॉइंट पे इतना फोर्स लगेगा, इस पॉइंट पे छोटे से क्षेत्रफल के कारण। अगर हम पूरे क्षेत्रफल के कारण बात करें कि पूरे सरफेस के कारण इस पर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए इसके लिए मुझे करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो यहां मैं लिखूंगा कि होल इंटीग्रेशन ऑफ, यानी इंटीग्रेशन ऑफ इसका एफ का मैं इंटीग्रेशन कर ले रहा हूं, ये कांस्टेंट है, ये बाहर चला जाएगा तो कोई मतलब नहीं, ये क्यू भी चेंज नहीं होगा, ये भी बाहर चला जाएगा, ठीक। और इसके बाद में जो अंदर में रहेगा वो हो जाएगा मुझे सिग्मा, फिर यहां से मैं कर ले रहा हूं वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r अपान ये जगह वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r की पावर 3 इंटू dA, ए के रेफरेंस में होगा। देखिए ए फॉर एरिया और एरिया के रेफरेंस में इसका इंटीग्रेशन किया जा रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ रेफरेंस जो है वो ए के रेफरेंस में किया गया है। ये जो मुझे मिला फार्मूला, इसको मैं अगर कंप्लीट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4πε0 या यहाँ हो जाएगा Q और A यहाँ पर, फिर सिग्मा हो जाएगा r वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r और फिर बटे हो जाएगा r1 वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r की पावर 3 और यहाँ पर dA, ये हो जाएगा। ये जो फार्मूला मिला ये कैसे मिला, ये मिला संपूर्ण क्षेत्रफल के कारण, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के कारण, पृष्ठीय क्षेत्रफल के कारण, ठीक, बल। देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के कारण जो है जितने भी आवेश हैं, संपूर्ण पृष्ठ पर जितने भी आवेश हैं उसके कारण इस पर जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, वो इतना लगेगा। ये टोटल सरफेस के कारण लगने वाला बल है। इस प्रकार से जो है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए पॉइंट ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग जो बल लगा इस पे,
ये भी फाइंड आउट कर लिया गया। अब क्या करना है, देखिए अब जो आगे करना है वो बताना है कि थर्ड कंडीशन, अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु जो है 3D में है, अगर 3D में है तो बैलून चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर बैलून चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा बी पॉइंट पे, ये फाइंड आउट करना है। तो कुछ नहीं करना है, मैं आपको बता दूं, बहुत ही सिंपल है। जैसे लीनियर में हुआ था, मैं आपको थोड़ा सा चेंज करके इसमें बता दे रहा हूं कि यहां पर मान लीजिए कि वो वस्तु जो है कोई जो है 3D में आ गई, ऐसा आ गया, और इस पर जो है आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है। आपको मानना ही है एक समान रूप से फैला हुआ है, तो आपको क्या करना है, यहां से एक छोटा सा आयतन का टुकड़ा लेना है और उस आयतन के टुकड़े पे यानी कि एकांक यूनिट जो है बैलून पे मैं मान ले रहा हूं कि वहां पे आवेश की मात्रा जो है वो dq है, और उस पॉइंट को मैं a से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, इजी हो जाएगा थोड़ा सा। बाकी मैं पोजीशन वेक्टर को वही रख दे रहा हूं, ये r है, ये r1 है, सब कुछ वही है पोजीशन वेक्टर इसका। अब ये वैल्यू भी वही मिलेगी, मुझे कुछ नहीं करना है। जो चेंज करने वाला बात है वो यहां से होगी, देखिए कुछ नहीं करना है आपको, यहां से ए भी वही मिलेगा, बाकी ये चीज ये वैल्यू आपको मिलेगी, डिस्टेंस ये निकाल लेना आप, ऐसे निकल जाएगा, सेम सेम वही रहेगा। उसके बाद सारा चीज ये भी रहेगा कि dq के कारण बिंदु B के आवेश के ऊपर लगने वाला फोर्स सेम सेम वही रहेगा, बट यहाँ पे जो है चेंज होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या होगा, जहां पे बैलून का आ जाएगा और बैलून का रो होता है, देखिए जो आयतन आवेश घनत्व होता है वो रो होता है, और रो इक्वल टू क्या होता है dq अपॉन dv होता है। तो मैं यहां से जो है dq की वैल्यू निकालूंगा, तो dq की वैल्यू क्या मिल जाएगा, रो dv मिल जाएगा, ये मिलेगा मुझे। मैं इसको यहाँ पे उठा के रख दे रहा हूं, तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा रो और मिल जाएगा dv, ये मिल जाएगा। इसके बाद करना क्या है, मुझे यहाँ पर रो कर देना है, बस यहाँ मुझे रो कर देना है और इसके बाद मुझे यहाँ dv कर देना है, बस ऐसे कर देना है। इस प्रकार से ये क्या मिल गया मुझे, ये मिल गया कि आयतन एकांक आयतन के कारण जो है इस पे लगने वाला बल मिल गया। और अगर हम संपूर्ण आयतन की बात करूंगा तो होल इंटीग्रेशन कर लिया जाएगा, तो इंटीग्रेशन होल करेंगे तो यहाँ पर बैलून के हिसाब से हो जाएगा, यानी कि बैलून के रेफरेंस में हो जाएगा, और यहाँ पे ए के स्थान पे जो है वो हमारा dv आ जाएगा, ये हो गया। ठीक है, इतना चेंजिंग करनी थी। इस प्रकार से जो ये मिला संपूर्ण आयतन के कारण हो जाएगा, संपूर्ण आयतन, आयतन आवेश वितरण के कारण, आयतन आवेश वितरण के कारण, वितरण के कारण, संपूर्ण आवेश आयतन वितरण के कारण लगने वाला बल, इंटीग्रेशन करने के बाद मिलेगा लगने वाला बल, ये मिलेगा। ठीक है, संपूर्ण आयतन आवेश वितरण के कारण लगने वाला जो बल मिलेगा वो 1/4πε0 q और इंटीग्रेशन ड्यू इंटीग्रेशन इन रेफरेंस ऑफ v, यानी बैलून के रेफरेंस में इंटीग्रेशन करेंगे तो मुझे मिलेगा, ये मिल जाएगा मुझे, सिग्मा नहीं रहेगा बल्कि यहाँ क्या हो जाएगा रो, रो वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r अपान मॉड ऑफ वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r की वैल्यू f की पावर 3 इंटू dv। ये इतना न्यूटन का फोर्स लगेगा कब, जब संपूर्ण आयतन की बात की जाएगी। तो इस प्रकार से तीनों का जो तीनों फोर्स लगे, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्यू टू बैलून चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों के कारण जो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो फोर्स लगा वो फाइंड आउट कर दिया गया। और देखिए जो पर्टिकुलर पॉइंट पे जो लगेगा, इसको करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, सेम सेम कूलॉम का नियम लगाना है, और यहाँ पर जो है इसकी डिस्टेंस यहाँ से आपको फाइंड आउट करनी है त्रिभुज के सदिश योग से। त्रिभुज का जो रूल है, त्रिभुज का सदिश नियम जो है इस प्रकार से निकलता है, और इसको याद रखना। यहाँ से मुझे मिल जाएगा, इसकी डिस्टेंस मिल जाएगी, उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको। जो सदिश का योग होता है आपको यहाँ पर एक देखिए मैं यहाँ पर सीधे मैंने लिख दिया है, इसकी पावर 3 कहाँ से आई, स्क्वायर होता है 3 कहाँ से आई, इसको समझने के लिए आपको पिछला वीडियो मैंने डाला है, उसमें आप देख लेना कि जहां पर एक्चुअली होता है यूनिट वेक्टर, जी हाँ, यहाँ पर क्या होता है स्क्वायर होता है, यहाँ एक यूनिट वेक्टर होता है, और जब हम उस यूनिट वेक्टर की वैल्यू खोलते हैं तो मुझे वेक्टर वैल्यू अपॉन उसका मैग्नीट्यूड होता है, उसका रेशियो होता है, तो वहां पर एक वैल्यू हमारी और बढ़ जाती है, तो वहां से इसकी पावर क्यूब हो जाती है। ठीक है, तो वहां से समझ लेना इसको, बाकी कुछ नहीं है, सेम सेम कर देना है आपको। तीनों देखिए लीनियर सरफेस और बैलून तीनों एक दूसरे पर बेस है, कुछ नहीं करना है आपको, बारी बारी से यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना है डायग्राम को, और फिर आपको एक बार लैम्डा, एक बार जो है सिग्मा, एक बार रो रख देना है। क्लियर हो जाएगा आपका जो है कि कितना कितना जो है पार्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं सब। ठीक है, इसका ये आज के टॉपिक में बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है।
अगले वीडियो में जो है इलेक्ट्रिक फोर्स के विषय में डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक डाइपोल के विषय में अध्ययन करेंगे।